क्वेश्चन है स्टार्स आर हेवनली बॉडीज़ प्रोड्यूसिंग लाइट टेकन फ्रॉम। तो स्टार्स जो हैं ये हेवनली बॉडीज़ होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि ये जो लाइट एमिट करते हैं ये कहाँ से लेते हैं। तो ए है सन्स लाइट, बी है एमिट देयर ऑन लाइट, सी है मून्स लाइट, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो जो स्टार्स होते हैं आपको पता होना चाहिए कि स्टार जो होते हैं ये किस चीज़ के बने होते हैं, गैसेस के बने होते हैं। ठीक है, हॉट बर्निंग गैसेस जो होती हैं उनसे ये स्टार्स बने होते हैं। तो इसी गैसेस की मदद से जो है ये बहुत ज़्यादा इनकी गैसेस के अंदर इतनी तपश होती है कि उसी से ये अपनी लाइट जो है वो एमिट कर सकते हैं। तो स्टार्स को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ये अपनी ही लाइट जो है एमिट करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्टार्स आर हेवनली बॉडीज प्रोड्यूसिंग लाइट टेकन फ्रॉम। तो ये अपनी लाइट एमिट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है फर्स्ट का राइट आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट एग्जिस्टेंस ऑफ गैलेक्सीज बियॉन्ड मिल्की वे। तो ऐसा कौन था जिसने बोला था कि हमारा जो मिल्की वे है उसके बियॉन्ड भी जो है और गैलेक्सीज पाई जाती हैं। तो ए है कॉपरनिकस, बी है टॉलमी, सी है हबल, डी है केपलर। तो सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एडविन हबल इनका पूरा नाम है और इन्होंने बोला था कि जो हमारा मिल्की वे है इसके बाहर भी और गैलेक्सीज जो हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, अब जो ये टॉलमी थे, ठीक है, इन्होंने बोला था, इन्होंने ये थ्योरी दी थी कि अर्थ जो है वो यूनिवर्स के सेंटर में है। ठीक है, इन्होंने बोला था कि अर्थ जो है सेंटर में है और सन और बाकी प्लैनेट्स जो हैं वो सब इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। लेकिन इस थ्योरी को गलत बताते हुए कॉपरनिकस ने थ्योरी दी ही कि अर्थ नहीं है सेंटर में बल्कि सन जो है वो हमारे यूनिवर्स के सेंटर में है और सन के अराउंड जो है बाकी प्लैनेट्स जो हैं और हेवनली बॉडीज़ जो हैं वो रिवॉल्व कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट था। तो सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडविन हबल। थर्ड क्वेश्चन, द ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन दैट वी सी इज कॉल्ड। तो सन का वो सरफेस, ठीक है, जो हम देख सकते हैं और जो ग्लो करता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पूछा है जो हम देख सकते हैं सन का सरफेस उसको क्या बोलते हैं। ए है फोटोस्फेयर, बी है सन स्पॉट, सी है रेडिएटिंग लेयर, डी है क्रोमोस्फेयर। तो थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फोटोस्फेयर जो होता है ये आउटर पार्ट होता है। ठीक है, और इसको जो होता है हम देख सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे क्रोमोस्फेयर दिया है ये जो होता है ये रेड कलर्ड पार्ट होता है सन का। ठीक है, ये रेड कलर्ड होता है। ठीक है, और ये जो होता है इसको हम एक्लिप्सिस के टाइम पे देख सकते हैं। ठीक है, ईजिली जो है इसको क्रोमोस्फेयर को जो है जब एक्लिप्स होता है तो तब हम देख सकते हैं। लेकिन जो फोटोस्फेयर होता है वो जो ग्लोइंग पार्ट होता है उसको हम डेली जो है बेसिस पे ही देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज अर्थ्स ट्विन और इवनिंग और मॉर्निंग स्टार। तो कौन से प्लैनेट को जो है अर्थ ट्विन के नाम से जाना जाता है या इसको हम इवनिंग मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। तो ए है नेपट्यून, बी है यूरेनस, सी है मार्स, डी है वीनस। तो फोर्थ का क्या राइट आंसर है, ए बी सी डी बताओ। तो फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वीनस जो है इसको हम अर्थ ट्विन भी बोलते हैं और इसको इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। और वीनस ही जो है ये हमारा ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट एज वेल एज हॉटेस्ट प्लैनेट। ठीक है, तो हमारा ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट भी वीनस है। इसको अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है और इसको इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है। ठीक है, तो फोर्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिफ्थ क्वेश्चन, द रोटेशन ऑफ अर्थ रिजल्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो अर्थ की रोटेशन होती है उससे क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो क्या कॉज करती है रोटेशन। तो ए है कॉजेशन ऑफ डे एंड नाइट, तो रोटेशन की मदद से हमें जो है दिन और रात होती है। सेकंड है राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स, तो जो हमारे टाइड्स में राइज और फॉल होता है वो हमारी रोटेशन की मदद से होता है। सी है चेंजेस इन सीजन्स, जो हमारे सीजनल चेंजेस होते हैं समर स्प्रिंग ऑटम विंटर, तो वो क्या रोटेशन की मदद से होते हैं। या डी है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशन करेंट्स। तो फिफ्थ का क्या राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे पूछा है तो रोटेशन ऑफ द अर्थ यहाँ पे पूछा है कि इनमें से किस चीज़ से रोटेशन होती है। तो यहाँ पे आप रोटेशन की जगह रेवोल्यूशन लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे रेवोल्यूशन लगा लीजिए। ठीक है, तो रेवोल्यूशन की जो होती है उसके क्या होता है हमारे चेंजेस इन सीजन्स। ठीक है, रोटेशन जो होती है ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे डेली बेसिस पे होती है। ठीक है, रोटेशन जो होती है वो हमारे 24 आवर्स जो होते हैं, बेसिकली 23 आवर्स 56 मिनट्स जो होते हैं उसमें होती है और उसकी वजह से हमारे दिन रात होते हैं, हमारे टाइड्स में फॉल और राइज होता है और हमारी जो विंड्स वगैरह की डायरेक्शन होती है, ठीक है,
ओशन करंट्स की वो चेंज होती है। लेकिन जो रेवोल्यूशन होती है, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि रेवोल्यूशन आएगा, तो रेवोल्यूशन की मदद से क्या होता है, हमारे चेंजेस इन सीजन्स, जितने भी सीजनल चेंजेस होते हैं वो रेवोल्यूशन की वजह से होते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी याद रखना है कि रोटेशन जो होती है इट इज़ ऑल्सो इंटररिलेटेड विद कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स जो है वो रोटेशन से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारा 5th का यहाँ पे अगर हम रेवोल्यूशन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, चेंजेस इन सीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ मून एंड अर्थ इज, तो सबसे जब मून और अर्थ सबसे पास आ जाते हैं तो उस टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है? ए है एपीलियन, बी है पेरिजी, सी है एपोजी, डी है पेरिहिलियन। तो 6 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पेरिजी जो होता है इस टाइम पे मून और अर्थ में सबसे कम डिस्टेंस होता है, ठीक है, दे आर नियरेस्ट टू ईच अदर, उस टाइम पीरियड को पेरिजी कहा जाता है। अब यहाँ पे जो पेरिहिलियन दिया है, पेरिहिलियन क्या होता है? नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ठीक है। अर्थ और सन के नियरेस्ट डिस्टेंस को पेरिहिलियन बोलते हैं, मून और अर्थ के नियरेस्ट डिस्टेंस को पेरिजी कहते हैं। अब यहाँ पे हमें एपीलियन दिया है और एपोजी दिया है, तो एपोजी क्या होता है? फारदेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। जब हमें एपो लगेगा ना, ठीक है, एपो या एपही, तो वो फारदेस्ट होगा, और जब पेरी या पेरही लगेगा ना तो वो नियरेस्ट होगा। तो एपोजी क्या होता है? फारदेस्ट डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, ठीक है। एपोजी होता है मून और अर्थ के बीच में फारदेस्ट, और उसी का अपोजिट एपीलियन हो जाएगा, फारदेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ठीक है। यहाँ पे अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस जो होगा सबसे ज़्यादा होगा तो एपीलियन लगेगा, और जब सबसे कम होगा तो क्या लगेगा? हमारा पेरिहिलियन। जब हमारा मून और अर्थ के बीच में डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा तो क्या होगा? एपोजी, और कम होगा तो पेरिजी। तो 6 का राइट आंसर क्या है? नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ मून एंड अर्थ इज पेरिजी, ठीक है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 7th क्वेश्चन, आई होप सबका 6 आउट ऑफ 6 कोर्स चल रहा हो अभी। तो 7th क्वेश्चन है, मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी लाइज बिटवीन, आपको पता है कि जितने हमारे अर्थ के इंटीरियर में क्रस्ट, मेंटल और कोर होते हैं तो इनके बीच में जो है डिसकंटिन्यूटीज होती हैं। आउटर क्रस्ट, ठीक है, इनर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, इन सब के बीच में जो है हमारी डिसकंटिन्यूटीज़ होती हैं। अब यहाँ पे पूछा है कि मोहरोविसिक जो है वो इनमें से किसके बीच में लाई करती है? ए है क्रस्ट एंड मेंटल, बी है कोर एंड मेंटल, सी है अपर एंड लोअर क्रस्ट, डी है आउटर कोर एंड इनर कोर। तो 7th का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको हम मोहरोविसिक बोलते हैं, तो वो यहाँ पे कहीं आएगी, ठीक है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम बना लेते हैं क्रस्ट, ठीक है, ये मेंटल आ गया और ये कोर आ गया, तो यहाँ पे आप इनको डिवाइड कर लीजिए बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया अपर क्रस्ट, यहाँ पे लोअर क्रस्ट, आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल और आउटर कोर, इनर कोर। अब इन दोनों के बीच में जो आएगी ना, ठीक है, आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में जो आएगी वो आएगी हमारी कोनार्ड, ठीक है। कोनार्ड जो होती है डिसकंटिन्यूटी वो आती है आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में, ठीक है। अब मेंटल जो है ना, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में कौन सी आएगी? रेपेटी, ठीक है। आउटर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रेपेटी डिसकंटिन्यूटी होती है। अब यहाँ पे जो क्रस्ट और मेंटल है इसके बीच में मैंने आपको बता दिया मोहरोविसिक, ठीक है, और मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग, ठीक है। गुटेनबर्ग आती है मेंटल और कोर के बीच में, और उसी तरह से आउटर कोर और इनर कोर के बीच में कौन सी आती है? लेहमैन। आई होप ये सबको डिसकंटिन्यूटीज़ के बारे में पता होगा, तो मैंने आपको एक आइडिया दिया है रफ, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है मोहरोविसिक का, तो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया कि मोहरोविसिक कहाँ पे आती है? क्रस्ट और मेंटल के बीच में, ठीक है। तो 7th का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। 8th क्वेश्चन, ड्यूरिंग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट a huge landmass named Pangaea was surrounded by a huge mass of water body named, तो यहाँ पे पूछा है कि जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई थी, ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे जो है पैंजिया, पैंथलासा, लॉरेशिया, गोंडवानालैंड, टेथिस सी, ये सब चीज़ें बनी थी। तो यहाँ पे पूछा है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के टाइम पे जो हमारा पैंजिया था, ठीक है, पैंजिया जो लैंडमास बना था इसको कौन सी वाटर बॉडी ने सराउंड किया था? पैंजिया के बाहर पे कौन सी वाटर बॉडी थी? अच्छा, मुझे आप ये कमेंट में बताएंगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है ये किसने प्रोपाउंड की है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इज गिवन बाय हूम, ठीक है। सब
सब बच्चे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा, मैं वीडियो के एंड में इसका आंसर आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के टाइम पे जो पैंजिया था इसको कौन सी वाटर बॉडी ने सराउंड किया था। तो ए है लॉरेशिया, बी है टेथिस, सी है पैंथलासा, डी है गोंडवाना। तो गोंडवाना तो आपको पता है कि ये गोंडवाना लैंड है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और जो लॉरेशिया और यहाँ पे दिया है ना टेथिस, ठीक है, तो लॉरेशिया जो है ये बाद में पैंजिया से ही अलग हुआ था, ठीक है। और पैंथलासा जो दिया गया, सॉरी यहाँ पे जो टेथिस दी गई है, टेथिस जो है लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के बाद बीच में जो है सी बनी थी, ठीक है, तो ये टेथिस सी थी। तो जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में पैंजिया बना था ना, तो उसके जो सराउंडिंग था वो था हमारा पैंथलासा, ठीक है। तो 8th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैंथलासा। लॉरेशिया, टेथिस और गोंडवाना जो है ये बाद में पैंजिया जो है अलग हुआ था, और पैंजिया के 2 पार्ट जो हुए थे लॉरेशिया, ठीक है, और गोंडवाना, और उनके बीच में टेथिस सी बनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैंजिया को सराउंड किया था वाटर बॉडी वो थी हमारी पैंथलासा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल वेदरिंग। तो इनमें से केमिकल वेदरिंग की एग्जाम्पल क्या नहीं है पूछा गया है। तो ए है चिलेशन, बी है ऑक्सीडेशन, सी है कार्बोनेशन, डी है क्रिस्टलाइजेशन। तो 9th का राइट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन जो है ये हमारी फिजिकल वेदरिंग है, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर इनटू आइस, ठीक है, ये सब जो है हमारी फिजिकल वेदरिंग में आती हैं। लेकिन जो चिलेशन, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, सॉल्यूशन, हाइड्रोलिसिस, ये सब जो है हमारी किस में आती हैं, केमिकल वेदरिंग में, ठीक है। और आपको पता है एक और टाइप की वेदरिंग होती है जो हमारी बायोलॉजिकल वेदरिंग, इसमें हमारी फॉनल वेदरिंग, फ्लोरल वेदरिंग और एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग आती है, ठीक है। तो 9th का राइट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड। आपको पता है अर्थक्वेक आते हैं, तो अर्थक्वेक जहाँ से ओरिजिनेट होता है यहाँ पे पूछा है, प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड। ए है एपिसेंटर, बी है फोकस, सी है फॉल्ट, डी है मर्कली। तो 10th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फोकस जो होता है उसको प्लेस ऑफ ओरिजिन बोलते हैं, और फोकस का ही परपेंडिकुलर जो हमारे अर्थ पे होता है उसको क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर टू फोकस, एपिसेंटर, ठीक है। तो एपिसेंटर जो है वो फोकस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फॉल्ट तो इसके रिगार्डिंग है ही नहीं, वो तो हमें आपको पता है कि एंडोजेनिक और जो फोर्सेस होती हैं उनसे जो है हमारे फोल्ड्स बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मर्कली दिया गया है इसके बारे में बताना चाहूँगी कि आपको पता है कि एक होता है रिक्टर स्केल, ठीक है। अर्थक्वेक जो होता है उसको हम मेजर करते हैं मैग्नीट्यूड को, अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हमारा यूज़ होता है रिक्टर स्केल, ठीक है, रिक्टर स्केल, ये आपको सबको पता होगा। लेकिन जितना डैमेज हुआ है अर्थक्वेक से उसको मेजर करने के लिए क्या होता है, मर्कली इंटेंसिटी स्केल। तो ये मर्कली वही है, ठीक है, जो डैमेज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक है, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए मर्करी स्केल होता है, और रिक्टर होता है मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर करने के लिए। तो 10th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फोकस। 11th क्वेश्चन, Which rocks are formed due to aggregation of older rocks and dead remains of plants and animals। तो आपको पता है कि हमारे जो हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं, ठीक है, तो कितने टाइप्स के होते हैं, 3, ठीक है, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो यहाँ पे पूछा है कि इन तीनों में से कौन से ऐसे रॉक्स होते हैं जो कि एग्रीगेशन ऑफ ओल्डर रॉक्स या डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से बनते हैं। तो ए है इंट्रूसिव रॉक्स, बी है इग्नियस रॉक्स, सी है सेडिमेंट्री रॉक्स, या डी है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो 11th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ये हमारे कहाँ से बनते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स, ठीक है, और इनमें जो है फॉसिल्स भी होते हैं प्लांट्स एनिमल्स के, ठीक है। तो ये ओल्डर रॉक्स होते हैं, और इनको जो आपको पता होना चाहिए कि सेडिमेंट्री जो है वर्ड जो है इसका मतलब ही यही होता है सेटलिंग, ठीक है। तो ये जो है ओल्डर रॉक्स जो होते हैं उनको एग्रीगेट करके, उनको कंप्रेस करके जो है यहाँ पे रॉक्स बनाए जाते हैं, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं इनकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हमारे जिप्सम होता है, ठीक है, इसकी मेन एग्जाम्पल आप ले लो जिप्सम, ठीक है। जिप्सम जो होता है ये जो है केमिकली, जब हमारे सेडिमेंट्री रॉक जो है केमिकल फॉर्मेशन होती है उसमें, तो जिप्सम बनता है, ठीक है। तो ये जो है 11th का राइट आंसर रहेगा हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। तो इनमें से ब्लॉक माउंटेन्स की क्या एग्जाम्पल है यहाँ पे पूछा गया है। तो ए है सतपुरा, बी है एटलस, सी है आल्प्स, डी है हिमालयास। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हिमालयाज हैं वो क्या हैं, हमारे फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। तो हिमालयास फोल्ड माउंटेन्स हैं, उसी तरह से जो एल्प्स हैं और एटलस हैं ये भी हमारे
फोल्ड माउंटेन्स ही हैं। लेकिन जो सतपुरा, ठीक है, सतपुरा विंध्यन रेंज जो है, विंध्या भी है और सतपुरा भी है, ये दोनों एग्जाम्पल है किसकी, ब्लॉक माउंटेन्स की। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 12th का वो राइट आंसर रहेगा। ब्लॉक माउंटेन्स की एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, सतपुरा, और मैंने दूसरी आपको विंध्यन रेंज भी बता दी, ठीक है। और जो एटलस, एल्प्स, एंडीज, ठीक है, रॉकीज, ये सब जो हैं हिमालयस, ये फोल्ड माउंटेन्स की एग्जाम्पल्स हैं। तो 12th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। तो इनमें से सबसे ऊंचा प्लेट्यू कौन सा है वर्ल्ड में। ए है प्लेट्यू ऑफ अलास्का, बी है डेक्कन प्लेट्यू, सी है एंटीलिया प्लेट्यू, डी है टिबेटन प्लेट्यू। तो क्या राइट आंसर रहेगा 13th क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। टिबेटन प्लेट्यू जो है आपको पता होना चाहिए कि ये हिमालयाज और कुनलुन माउंटेन्स के बीच में है, ठीक है। हिमालयस और कुनलुन माउंटेन्स के बीच में है टिबेटन प्लेट्यू, और ये जो है हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड है, ठीक है। तो 13th का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। 14th क्वेश्चन, अमंग द एटमॉस्फेरिक लेयर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्डेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं उनमें कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है, ठीक है। तो ए है स्ट्रेटोस्फेयर, बी है आयनोस्फेयर, सी है मीजोस्फेयर, डी है ट्रोपोस्फेयर। तो राइट आंसर 14th का क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मीजोस्फेयर इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, इसको कोल्डेस्ट लेयर कहा जाता है। और यहाँ पे जो हमारी आयनोस्फेयर है ना, ये हॉटेस्ट लेयर है, ठीक है। ये आपको बताना चाहिए कि हॉटेस्ट लेयर इज आयनोस्फेयर एंड कोल्डेस्ट इज मीजोस्फेयर, ठीक है। और यहाँ पे जो आयनोस्फेयर है, आपको ये पता होना, इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट ये है कि आयनोस्फेयर जो है, इसमें जो है आपको पता है इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस होते हैं, ठीक है। आयनोस्फेयर जो है नाम से ही आपको पता होगा कि आयंस होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो भी रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है, अर्थ में रिफ्लेक्ट करने के लिए जितनी भी, वो सब जो है वो कहाँ पे होता है, आयनोस्फेयर में होता है, ठीक है। सैटेलाइट्स वगैरह का, रेडियो वेव्स का, वो सब जो है पॉसिबल कैसे होता है वो कम्युनिकेशन, तो वो हमारे आयनोस्फेयर की मदद से ही होता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर आपको पता होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है, जिसको हम गुड ओजोन भी बोलते हैं। जो ओजोन हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है उसको गुड ओजोन बोला जाता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जो ओजोन होता है उसको गुड फॉर मतलब गुड ओजोन बोला जाता है, और यहाँ पे इस लेयर को स्ट्रेटोस्फेयर पे ओजोनोस्फेयर भी बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे ओजोन पाया जाता है उसको ओजोनोस्फेयर भी बोलते हैं। तो ऐसे आ सकते हैं कि ओजोनोस्फेयर जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो वो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर का आपको पता है कि, और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटोस्फेयर के रिगार्डिंग कि यहाँ पे जो है हमारे जेट्स वगैरह, एयरक्राफ्ट वगैरह जो होते हैं वो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में ही फ्लाई करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो होते हैं वो सब फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स होता है, और जो एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस वगैरह होता है वो भी यहाँ पे कम पाया जाता है, इसलिए जेट्स वगैरह के लिए, फ्लाइंग के लिए ये सेफेस्ट स्फेयर माना जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। अब डी ऑप्शन में दिया है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर आपको पता है कि सबसे लोएस्ट लेयर है, ठीक है। 18 किलोमीटर तक एल्टीट्यूड तक जो है अर्थ सरफेस के ट्रोपोस्फेयर है, और यहाँ पे जो है जितने भी प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, स्टॉर्म्स वगैरह वो सब जो है हमारी फिनोमिना जो है ट्रोपोस्फेयर में ऑकर होते हैं। तो 14th का राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, मीजोस्फेयर। 15th क्वेश्चन, द प्रोपोर्शन ऑफ सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड। तो आपको पता है कि जब हमारे सन से जो है सोलर रेडिएशंस आती हैं, तो यहाँ पे पूछा है कि वो प्रोपोर्शन जो कि रिफ्लेक्ट कर देता है हमारा सरफेस, उसको क्या कहा जाता है। तो ए है इंसोलेशन, बी है रेडिएशन, सी है एल्बिडो, डी है रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे रेडिएशन और रिफ्लेक्शन का तो टॉपिक ही नहीं है, ठीक है। तो दो ऑप्शन बनते हैं हमारे, इंसोलेशन एंड एल्बिडो। इंसोलेशन आपको अगर पता है तो इंसोलेशन क्या होता है कि जो हमारी सोलर रेडिएशन आती है, जितनी हमारा अर्थ जो है वो इंटरसेप्ट करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको हम इंसोलेशन बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एल्बिडो क्या होता है, वो जिसको जितनी हम सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं सरफेस ऑफ अर्थ से, ठीक है, तो उसको हम प्रोपोर्शन को क्या कहते हैं, एल्बिडो। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 16th क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ क्लाउड इज ऑल्सो नोन एज रेन क्लाउड। तो इनमें से जो चार ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से रेन क्लाउड किसको कहा जाता है। ए है साइरस, बी है निम्बस, सी है स्ट्रैटस, और डी है क्यूमुलस। तो 16th का राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। निम्बस जो होता है इसको रेन क्लाउड भी कहा जाता है। साइरस क्या होता है, ये फेदर लाइक क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, और ये हाई क्लाउड्स होते हैं, वेरी हाई क्लाउड्स जो होते हैं वो साइरस होते हैं, एंड दे आर फेदर लाइक, ठीक है। तो फेदर लाइक पूछा तो साइरस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्यूमुलस जो दिया है ये क्या होते हैं, ये हीप लाइक होते हैं, ठीक है। फेदर लाइक होते हैं साइरस,
हीप लाइक होते हैं क्यूमुलस, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रैटस भी दिया है ऑप्शन में, तो ये शीट्स होते हैं, ठीक है। लेवल्ड शीट्स जो होते हैं वो स्ट्रैटस होते हैं, तो एस से आप शीट्स और एस से स्ट्रैटस याद रख सकते हैं, ठीक है। क्यूमुलस जो होते हैं वो हीप लाइक होते हैं, साइरस जो होते हैं वो फेदर लाइक होते हैं, और हमारा जो राइट आंसर है रेन क्लाउड्स का वो होता है हमारे ऑप्शन नंबर बी, निम्बस। तो 16 का राइट आंसर बी है। आई होप सबका अभी तक 16 आउट ऑफ 16 स्कोर चल रहा होगा। वेरी बेसिक क्वेश्चन हैं ये, बट दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि आजकल बेसिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और बच्चों ने बेसिक ही नहीं पढ़ा होता है, ठीक है। बहुत डीप पढ़ा होता है और बेसिक छोड़ देते हैं, तो इसलिए हमने ये वीडियो लाई कि हम जो फिजिकल ज्योग्राफी में जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी आपको थोड़ी उनके बारे में भी नॉलेज दे दें, ठीक है। अब 17th क्वेश्चन है, The underwater vast and flat plains on the oceanic floor are known as। तो आपको पता है कि हमारा जो ओशनिक फ्लोर होता है, ठीक है, वहाँ पे डिफरेंट जो है फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, रिलीफ्स बनती हैं। जब हमारे यहाँ पे लैंड से जब ओशन के साथ टच होता है तो नीचे आपको पता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनती है पहले, फिर उसके नीचे ही कॉन्टिनेंटल स्लोप बनता है। स्लोप से जो होता है कुछ मैटर जो होता है वहाँ पे सेटल डाउन होता है, वो उसकी वजह से कॉन्टिनेंटल राइस बनता है, और उसके नीचे जो है हमारा ट्रेंच बनता है, और ट्रेंच के बाद जो है हमारी फॉर्म क्या होती हैं, प्लेन्स, ठीक है। तो प्लेन्स जो हैं ओशनिक फ्लोर पे जो फॉर्म होती हैं उनको क्या बोलते हैं, ए है अबाइसल, बी है ट्रेंच, सी है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और डी है रिजिस। तो ट्रेंच और कॉन्टिनेंटल शेल्फ तो मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। रिजिस जो होते हैं इस प्लेन के बाद जो है यहाँ पे जाके बनते हैं, ठीक है। तो रिजिस भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अबाइसल जो होते हैं यहाँ पे कॉन्टिनेंटल फ्लोर जो होता है, ओशनिक फ्लोर जो होता है वहाँ पे जो फ्लैट प्लेन्स बनते हैं उनको अबाइसल बोलते हैं, ठीक है। जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है ना वो बिल्कुल कॉन्टिनेंट के साथ होती हैं, दे आर ऑल्सो प्लेन्स, ठीक है। ये भी वास्ट प्लेन फ्लैट प्लेन्स होते हैं, बट ये कॉन्टिनेंट के पास होते हैं तो इनको कॉन्टिनेंटल बोलते हैं, लेकिन जो ओशन के पास बनते हैं ना उनको अबाइसल बोलते हैं। और जो आपको पता, मैंने अभी बताया कि यहाँ पे ट्रेंच बनता है, ठीक है। तो ट्रेंच आपको मुझे ये कमेंट में बताना है कि डीपेस्ट ट्रेंच जो है, डीपेस्ट पॉइंट जो है वो वर्ल्ड का, ठीक है, जो ओशनिक फ्लोर के अंदर है तो उसका नाम क्या है, ठीक है। डीपेस्ट ट्रेंच जो है हमारे वर्ल्ड में उसका नाम आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो 17th का राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए, अबाइसल, ठीक है। 18th क्वेश्चन, पैसिफिक रिंग फायर इज़ फॉर्म ड्यू टू इफेक्ट ऑफ। आपको पता है पैसिफिक ओशन जो है वहाँ पे पैसिफिक रिंग फायर बनती है, तो यहाँ पे पूछा है कि पैसिफिक रिंग फायर जो होती है वो किस चीज़ के इफेक्ट से बनती है। ए है वॉल्केनोज, बी है अर्थक्वेक्स, सी है फॉरेस्ट फायर्स, डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका क्या राइट आंसर है, ए बी सी डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 18th का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट हैं। वॉल्केनोज और अर्थक्वेक जो होते हैं वो वेरी फ्रीक्वेंटली जो है वहाँ पे पाए जाते हैं, उसकी वजह से जो है हमारा पैसिफिक रिंग फायर जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। तो 18th का राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। 19th क्वेश्चन, व्हेन अर्थ मून एंड सन आर इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जब अर्थ मून और सन स्ट्रेट लाइन में होंगे तो उस टाइम पे हायर हाई टाइड्स बनेंगे एंड लोअर लो टाइड्स बनेंगे, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं। ए है स्प्रिंग टाइड्स, बी है नीप टाइड्स, सी है एपोजी, डी है पेरिजी। तो एपोजी पेरिजी का कंसेप्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड में से क्या ऑप्शन रहने वाला है, तो 19th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। स्प्रिंग टाइड कब बनते हैं, जब हमारा अर्थ मून और सन जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो है यहाँ पे दोनों की तरफ से जो है सन और मून की तरफ से जो है पुल आता है, ठीक है, अर्थ की तरफ से, तो उसकी वजह से क्या बनता है, हमारे हायर हाई टाइड्स बनते हैं और लोअर लो टाइड्स बनते हैं, जिनको हम स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं। अब यहाँ पे नीप टाइड का कंसेप्ट भी दिया है, तो मैं आपको बता देती हूँ। नीप टाइड क्या होते हैं, जब सन और जो मून होता है, ठीक है, वो राइट एंगल्स पे होते हैं, ठीक है, अर्थ के। जब हमारा सन और यहाँ पे आ जाएगा हमारा अर्थ और यहाँ पे आ जाएगा हमारा मून, ठीक है, तो ये अर्थ है और ये सन है, तो ये दोनों जब राइट एंगल्स पे होंगे अर्थ के तब हमारे क्या बनेंगे, नीप टाइड्स। जब स्ट्रेट लाइन में होंगे तो स्प्रिंग टाइड्स बनेंगे और जब राइट एंगल्स पे होंगे तो नीप टाइड्स बनेंगे। और इस टाइम पे क्या बनते हैं, हमारे लोअर हाई टाइड्स बनते हैं, उसमें हायर हाई टाइड्स और इसमें लोअर हाई टाइड्स। तो 19th का राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए, स्प्रिंग टाइड्स। 20th क्वेश्चन, द हिमालयाज आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको अभी पीछे भी बताया कि हिमालयाज जो हैं वो किस चीज़ की एग्जाम्पल हैं। तो ए है फॉल्ट माउंटेन्स, बी है ब्लॉक माउंटेन्स, सी है फोल्ड माउंटेन्स, डी है नन ऑफ दीज। तो हिमालयाज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ
ABCD, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, हिमालयस जो हैं वो फोल्ड माउंटेन्स की एग्जांपल हैं। ये सबको पता होगा आई होप, क्योंकि आपको पता है हिमालयस के रिगार्डिंग हमने बहुत ज़्यादा पहले भी पढ़ाई की है। ठीक है, अगर आपने जो फिजिकल ज्योग्राफी है उस पर क्वेश्चंस देखने हैं तो मैं आपको दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आपको मैंने पूछा था वीडियो की स्टार्टिंग में ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो किसने प्रोपाउंड की है, किसने दी है। तो जिन्होंने तो कमेंट में राइट आंसर की है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर जो हैं इन्होंने ही हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो दी थी। तो मैंने आपको बोला था कि मैं वीडियो के एंड में ये आंसर दूंगी, तो इसका राइट आंसर क्या है, अल्फ्रेड वेगनर। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इज गिवन बाय अल्फ्रेड वेगनर। तो 20th का राइट आंसर क्या मैंने बताया, ऑप्शन नंबर सी, फोल्ड माउंटेन्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू कमेंट डाउन कि आपका क्या स्कोर रहा है आज की वीडियो में। और अगर आपको इस तरीके की और वीडियोज़ चाहिए फिजिकल ज्योग्राफी पे तो आप ज़रूर बताइएगा, हम अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया कि फिजिकल ज्योग्राफी पे जो भी हमारे रिवर्स, ओशंस, ठीक है, माउंटेन्स, हिमालयस वगैरह पे मैंने बहुत सी वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड की हैं, क्लाइमेट वगैरह पे। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, अगर आपको देखनी है तो वहाँ से जाके देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।